नाउ लास्ट वीक हमने एवेल्युएशन मैट्रिक्स के बारे में पढ़ा था कि हमारे पास कुछ तरीके हैं अपने मॉडल को एवेल्युएट करने के। ठीक है, एवेल्युएट का मकसद, एवेल्युएशन क्यों की जा रही है? टू फाइंड आउट विच मॉडल इज परफॉर्मिंग वेल ऑन माय डेटा। एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू, देयर इज नो गारंटी कि कोई एक मॉडल आपके डेटा के ऊपर बहुत अच्छा परफॉर्म करेगा। देयर इज नो गारंटी। ठीक है, तो इसलिए हमें क्या करना चाहिए? हम कहते हैं इवेल्युएशन ऑफ अवर मॉडल। अब इवेल्युएशन करने के अलग अलग तरीके हैं डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ मशीन लर्निंग मॉडल। फॉर एग्जाम्पल, इफ इट इज रिग्रेशन मॉडल, यू नीड टू चेक द एरर्स। ठीक है, एरर क्या होता है अभी बता। अगर आपका क्लासिफिकेशन मॉडल है तो उसके लिए हमारे पास चेंज है इवेल्युएशन मैट्रिक्स, जिसमें आपका F1 स्कोर, एक्यूरेसी, या फिर लॉस फंक्शन, या फिर आपका रिकॉल फंक्शन, प्रिसीशन रेट, ये क्लासिफिकेशन मॉडल में आ जाते हैं। अगर आप रिग्रेशन मॉडल की बात करते हो तो रिग्रेशन मॉडल का एक ही टाइप है, वो है फाइंड द एरर। अब एरर फाइंड करने के हमारे पास अलग अलग मैथड्स हैं, जिसमें नंबर 1 मैथड हमने लास्ट टाइम पढ़ा था जिसका नाम था मीन एब्सोल्यूट एरर। What was the error? Error was basically the difference between the actual value and the predicted value. Right? Error क्या था? For example, अगर आपका ये मॉडल है और मतलब डेटा की बात करते हैं, for example, if I say this is your regression line, ठीक है, ये आपकी रिग्रेशन लाइन बन गई और इधर आपके पास आ रहे हैं एक्चुअल वैल्यूज। फॉर एग्जांपल, आपका डेटा ऐसे पड़ा हुआ है, दिस इज योर डेटा। ठीक है, डेटा पॉइंट्स आपके पास नजर आ रहे हैं यहाँ पे, ये जो रेड आपको क्रॉस नजर आ रहे हैं, दीज आर बेसिकली दी डेटा पॉइंट्स। और इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, दीज आर बेसिकली एक्चुअल y वैल्यूज। ये आपका y एक्सिस हो गया और ये आपका x एक्सिस। ठीक है, दूसरा ये जो पॉइंट है आपका, ये क्या है? दिस इज योर बटन प्रिडिक्टेड y हैट वैल्यू। ठीक है, प्रिडिक्टेड पॉइंट को हम y हैट से डिनोट करते हैं। दिस इज योर प्रिडिक्टेड वैल्यू। नाउ व्हाट इज एरर? एरर क्या है? मैंने लास्ट टाइम भी आपको बताया था, मैं फिर आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूं। एरर इज बेसिकली द डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल वैल्यू एंड दी प्रिडिक्टेड वैल्यू। फॉर एग्जांपल, आप इसकी बात करते हो, ये जो डिफरेंस आपके पास आ रहा है, दिस डिफरेंस इज बेसिकली नेम्ड एज एरर। एरर मतलब कि भाई एक्चुअल वैल्यू फॉर एग्जांपल 50 है और आपका जो मॉडल है वो प्रिडिक्ट कर रहा है 45, तो एरर क्या है? एक्चुअल वैल्यू माइनस प्रिडिक्टेड वैल्यू, क्या बन गया? 5। तो आपके पास एरर कितना आ रहा है? 5 का एरर। तो जब आप लोगों के पास जो इवैल्यूएशन मैट्रिक्स है जिसमें हम कहते हैं मीन एब्सोल्यूट एरर, ये क्या करता है? ये मीन निकालता है उसी एरर्स का, और इन दी एंड जो आपके पास मीन आ रही होती है, हम उसको ऑब्जर्व करते हैं कि जितना कम आपके पास मीन एब्सोल्यूट एरर आएगा उतना आपका मॉडल अच्छा परफॉर्म कर रहा है। ठीक है, पर हम कभी भी किसी एक मैट्रिक्स के ऊपर रिलाय नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कहो सर हमने मीन एब्सोल्यूट एरर निकाल दिया, 2 मॉडल्स हमने अप्लाई किए, दोनों मॉडल्स में से हमने देखा कि भाई जो हमारा सिंपल लीनियर रिग्रेशन था उसका एब्सोल्यूट एरर बहुत कम आ रहा था। ठीक है, वेरी गुड, बट हम कभी भी एक चीज पे रिलाय नहीं करते।
तो हमारे पास ये मीन एब्सोल्यूट एरर मैंने लास्ट टाइम पढ़ा दिया था, इसका फॉर्मूला आप देख सकते हो 1/n मल्टीप्लाई बाय सम ऑफ y माइनस y हैट। ये y क्या है आपकी एक्चुअल आउटपुट वैल्यू एंड y हैट क्या है आपका प्रेडिक्टेड आउटपुट वैल्यू, ठीक है। 1/n यहाँ पर n क्या है आपका टोटल नंबर, ठीक है। टोटल नंबर्स को हम क्या, टोटल नंबर ऑफ पॉइंट्स आप कह सकते हो, या फिर हम इसको रेजिडुअल्स भी कहते हैं, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ डेटा पॉइंट्स को आप इस पे डिवाइड करोगे तो बेसिकली आपको पता है इस तरह का अगर हम निकालते हैं फॉर्मूला, तो दिस इज बेसिकली द मीन वैल्यू, ऐसे ही एवरेज निकाल रहे हैं, क्योंकि डिवाइडेड बाय n करोगे मतलब आप एवरेज निकाल रहे हो यहाँ पर। दिस इज द फॉर्मूला। अगर हम इसको अप्लाई करते हैं तो आपको पता है कैसे होगा इसका। मैं फॉर्मूला फिर भी यहाँ पर लिख देता हूँ थोड़ा सा सिंप्लीफाइड फॉर्म में, ताकि आपको समझ में आए। क्या करना है, y माइनस y हैट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वैल्यू एंड दिस इज द सम ऑफ, ठीक है। फिर I इक्वल्स टू 1 to n, ठीक। इसमें कोई सवाल तो नहीं है इस फॉर्मूला में, समझ आ गया फॉर्मूला। ये क्यों लिखा है, ये मैंने कहा कि भाई जितने भी टर्म्स है आपके पास, जितनी भी प्रिडिक्टेड वैल्यूज और जितनी भी एक्चुअल वैल्यूज है, उन सबका सम निकालना है ना। तो अगर पहला एक्चुअल वैल्यू उसको आप y1 से डिनोट करोगे, सेकेंड एक्चुअल वैल्यू उसको आप y2 से डिनोट करोगे, थर्ड एक्चुअल वैल्यू उसको आप y3 से डिनोट करोगे। तो अगर हम उस 1 2 3 की जगह i प्रोवाइड कर रहे हैं तो i चेंज हो रहा है ना, i 1 से स्टार्ट हो रहा है n तक जाएगा। मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन है और कुछ भी नहीं करना, कुछ भी नहीं करना। क्या है आपको प्लस करना है, डिवाइड बाय n कर देना है, दैट्स इट। सॉरी माइनस करना है, डिवाइड इधर माइनस करके और वैसे आपको वैल्यू को प्लस कर देना, दैट्स इट, ठीक है। कोई सवाल तो नहीं है इसमें। इसको हम अगर नहीं समझ में आ रहा कोई मसला नहीं है, यहाँ पर मैंने दिया हुआ है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल नाउ हियर यू कैन सी, here we have, this is your, there are two variables here, या फिर आप कह सकते हो columns. What column is basically the independent value और कौन सा कॉलम यहाँ पर डिपेंडेंट वैल्यू है, बताओ। एज इंडिपेंडेंट है और फेलियर डिपेंडेंट वैल्यू, ठीक है। डेटा पॉइंट्स आपको यहां पर नजर आ रहे होंगे, ये एक्चुअल डेटा पॉइंट्स, ठीक। अब आपने एक रिग्रेशन लाइन यहां पर क्रिएट कर दी बाय यूजिंग एनी फॉर्मूला, या जैसे भी करके आपने रिग्रेशन लाइन यहां पर बिल्ड कर दी है। अब आप देख सकते हो जो ये रिग्रेशन लाइन है, दिस इज बेसिकली दी प्रेडिक्टेड पॉइंट्स, ऐसा ही है। ये क्या है, प्रेडिक्टेड पॉइंट है ना। तो प्रेडिक्टेड पॉइंट्स अब आपको बता रहा है कि अगर इधर वैल्यू फेल्यूर की 15 थी तो मॉडल क्या प्रेडिक्ट कर रहा है 26, यहां पर वैल्यू 30 थी तो मॉडल क्या प्रेडिक्ट कर रहा है 32, यहां पर हमारे पास वैल्यू 40 थी तो मॉडल क्या प्रेडिक्ट कर रहा है 44, इधर हमारे पास 55 थी, मॉडल क्या कर रहा है 50। तो कुछ वैल्यूज प्रेडिक्शन आ रही है। देखो कभी भी एग्जैक्ट वैल्यू प्रेडिक्शन नहीं आ सकती, अगर एक्चुअल में 50 है तो आपका मॉडल भी 50 प्रेडिक्ट कर रहा हो, दिस इज इम्पॉसिबल, कभी भी नहीं होगा। तो एरर तो होता है, और जाहिर सी बात है जीरो एरर तो हमने नहीं मिल ही नहीं सकता, इट इज इम्पॉसिबल कि आपके मॉडल के अंदर आपके पास एरर जीरो आ रहा है। अगर वो जीरो आ रहा है दैट मीन्स आपने कहीं ना कहीं गलती की है। क्यों, क्योंकि जीरो नहीं आ सकता। अब यहां सिर्फ तब आ सकता है जब आपकी वैल्यू लीनियरली हो, बिल्कुल भाई सारी एक ही लाइन में आ रही है तो प्रेडिक्शन पॉइंट भी वही सेम आ रही है तो समझ में आता है, तब आ जाएगा आपके पास जीरो। पर आपके एक्चुअल डेटा में कभी भी जीरो नहीं आ सकता, इट इज इम्पॉसिबल कि रियल डेटा के अंदर आपके पास जीरो आ रहा। अब यहां पर आपने देखा कुछ एरर है, क्या है या नहीं, सिंपल सवाल है।
क्वेश्चन इज कि क्या आपको यहाँ पर कोई एरर नजर आ रहा है? एरर, वर्ड एरर को आप उसी अंग्रेजी वाले वर्ड की तरह ले लें। एरर का मतलब समथिंग डिफरेंस, ऐसे ही है। तो यहाँ पर कोई एरर नजर आ रहा है आपको? बिल्कुल नजर आ रहा होगा। क्या एरर है कि भाई सर एक्चुअल वैल्यू 15 है, मॉडल कह रहा है 26, एक्चुअल वैल्यू हमारी 30 है, मॉडल कह रहा है 32। तो ये एरर है। अब इस एरर को हमने फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे? सिंपल, एक्चुअल वैल्यू माइनस प्रेडिक्टेड वैल्यू। वैल्यू क्या आ गई? 11, सॉरी उल्टा कर दिया। प्रेडिक्शन वैल्यू माइनस एक्चुअल वैल्यू, एरर क्या आ गया आपके पास? 11, यहां पर 2, यहां पर 4 और यहां पे माइनस में जा रहा है, माइनस में जा रहा है। अब ये सारे माइनस में वैल्यू आ गई। लेकिन देखो, अगर आपने मीन वैल्यू निकाल दी, हम पहले ही इसको माइनस कर रहे थे, प्लस कर रहे थे, तो प्लस का साइन बेसिकली क्या बन जाएगा? माइनस का साइन। तो ऑटोमेटिकली आपका यहाँ पर एरर रिड्यूस हो जाएगा। तो हम ये फाइंड आउट ही नहीं कर पाएंगे कि यहाँ पर कितना एरर आ रहा है। तो हम क्या करेंगे? इसकी निकालेंगे एब्सोल्यूट वैल्यू। अब एब्सोल्यूट वैल्यू क्या बन जाएगी आपकी? जो नेगेटिव थे वो ऑटोमेटिकली पॉजिटिव हो गए। अब इसकी आपने निकाल ली मीन वैल्यू। जब आप मीन वैल्यू निकालोगे, जिसको हम कहते हैं मीन एब्सोल्यूट एरर, सिंपल मीन एब्सोल्यूट एरर व्हिच इज 8.5। इसमें कोई सवाल है तो पूछ सकते हो। क्या कैसे निकाली? इन सबका एवरेज निकालो ना। एवरेज कैसे निकलता है? तो एवरेज निकल गया, वो चीज योर 8.5। चाहो तो कैलकुलेट कर दो, कोई मसला नहीं है। अरे भाई यही होगा, क्या तुम कैलकुलेटर लेके बैठे हो इतने सी डेटा के अंदर? यार समझ नहीं करो, ये कोई एक्चुअल डेटा हो रही है कि सर एक चीज थोड़ा सा फर्क आ गया सर बड़ा मसला हो जाएगा, सर आप बंदा मार देंगे। सही बात है, बात वहां तक आ सकती है, लेकिन इसमें थोड़ी आएगी। ये ऐसे ही मीन निकलेगा आपका, ठीक है। अच्छा, एक और एरर होता है जिसको हम कहते हैं रूट मीन स्क्वायर एरर, या फिर आप इसको मीन स्क्वायर एरर भी कह सकते हैं। दोनों चीजें तकरीबन एक ही चीज को डिनोट कर रही होंगी, योर एरर, ठीक है। आपका मीन एब्सोल्यूट एरर हो या फिर मीन स्क्वायर एरर हो, दोनों चीजें कहां डिनोट कर रही हैं? बेसिकली एरर को ही फाइंड करने के लिए यहां पर काम आ रही है। लेकिन यहां इसमें फर्क क्या है? या फिर हमारे पास मीन स्क्वायर एरर बनाया क्यों हमने? फॉर दी पर्पस व्हेन यू सी कि आपके पास बहुत सारे आउटलायर्स अवेलेबल हैं या बहुत बड़ी बड़ी वैल्यूज हैं आपके पास। मीन एब्सोल्यूट एरर बेसिकली उन जो आपके पास आउटलायर्स है उसको निगलेक्ट कर देता है, छोड़ देता है, उसको ज्यादा उस फोकस नहीं करता। वो वैल्यूज आपके पास कभी भी शो नहीं होंगी आपके मीन एब्सोल्यूट एरर के अंदर। लेकिन जब आप मीन स्क्वायर एरर निकालोगे तो आप बेसिकली उन आउटलायर्स को भी मेजर कर रहे हो। दोनों चीजें देखनी पड़ती हैं कि अगर आप कुछ ऐसे आउटलायर्स हैं जिनको आप नहीं निकाल सकते थे, जिन वैल्यूज को आप चेंज नहीं करना चाहते, तो अगर तब भी आपको एरर फाइंड करना है, क्योंकि जाहिर सी बात है अगर आप फाइंड करोगे तो मीन एब्सोल्यूट एरर उन चीजों को निगलेक्ट कर देगा, लेकिन आपका मीन स्क्वायर एरर उसको लाजमी इनकॉर्पोरेट करेगा और आपके पास वैल्यू आएगी। थोड़ी सी चेंज नहीं, बहुत चेंज आएगी। यहाँ पर आपको जो मैंने एग्जांपल दिया उसमें इतना फर्क नहीं है, लेकिन फिर भी हम आगे पढ़ते हैं। लेट्स सी व्हाट इट सेज। The mean or the root mean square error is measured by taking the square root of the average of the square difference between the prediction and the actual value. The difference between the prediction and the actual value का हम स्क्वायर निकालेंगे, फिर उसकी हमने एवरेज निकाल लेनी है। सिंपल फॉर्मूला है, नीचे देखते हैं। It represents the sample standard deviation of the difference between predicted values and the observed values, also called residuals, ठीक है। अब यहाँ बेसिकली क्या बात की जा रही है? आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि यहाँ पर आपके आउटलायर्स को भी मेजर किया जाता है। एज यू नो वेरी वेल कि अगर हमें आउटलायर फाइंड आउट करना होता है तो हम सबसे पहले हमारा
स्टैंडर्ड डेविएशन अप्लाई करते हैं ताकि हमें पता चले कि हमारी स्टैंडर्ड डेविएशन से कितनी स्टैंडर्ड डेविएशन से दूर हमारे ये बेसिकली आउटलायर्स हैं या रिलाय करते हैं। तो यहां पर उन्हीं स्टैंडर्ड डेविएशन के ऊपर हम काम करते हैं। ठीक है, आगे चलते। This is the formula where you can see the square root of sum of predicted minus actual whole square divided by number of residuals or number of observed values। ये फॉर्मूला आपको सेम नजर आ रहा होगा, फर्क सिर्फ इतना है आपने इसको स्क्वायर कर दिया, ऊपर स्क्वायर रूट कर दिया। सवाल आ सकता है सर स्क्वायर है और स्क्वायर रूट है तो ये तो वैसे ही कैंसिल हो जाएगा, तो जाहिर सी बात है कैंसिल हो जाएगा, हमें पता है, तभी तो स्क्वायर रूट लगाया है हमने। क्योंकि अगर आप अपनी तरफ से यहाँ पे स्क्वायर लगाते हो तो इसको खत्म करने के लिए भी आपने कोई ना कोई प्रोसेस देना पड़ेगा। इसी को तो हम मैथमेटिक्स में आप लोग भी अप्लाई कर चुके होंगे कि भाई अज्यूम करते हैं कि इसका स्क्वायर है। जब आपने अज्यूम स्क्वायर कर दिया तो दूसरी तरफ आप उसका नेगेटिव भी रखते हो, ताकि अगर हमें सेम वैल्यू दोबारा लेकर आनी हो तो हम कट करके वापस सेम वैल्यू आ जाएगी आपके पास। ठीक है, आगे समझ में। अब वही सेम एग्जांपल यहां पर अप्लाई करते हैं। आपने सबसे पहले प्रेडिक्शन पॉइंट निकाले, उसका एरर निकाला। अब इस एरर्स को हमने स्क्वायर कर दिया। जब आपने स्क्वायर कर दिया तो सवाल आता है सर यहां पर हमने एब्सोल्यूट क्यों नहीं किया, आपका नेगेटिव वैल्यू थी। एग्जैक्टली जब आप उसका स्क्वायर निकालोगे तो वो नेगेटिव वैल्यू ऑटोमेटिकली पॉजिटिव बन जाएगी, तो आपको यहां पर एब्सोल्यूट करने की जरूरत ही नहीं। आगे समझ लो, जब आपने इसका स्क्वायर एरर निकाल लिया, अब इस स्क्वायर एरर को आपने बेसिकली मीन निकाला। मीन निकालने के बाद आपने इसको स्क्वायर रूट कर दिया। अब आपको थोड़ा सा फर्क नजर आएगा। लास्ट वैल्यू जो आपके पास आ रही थी वो क्या थी, अभी जो आपके पास वैल्यू आ रही है वो क्या है 9.9। थोड़ा सा फर्क है। ये फर्क क्यों है, क्योंकि ये आपका जो डेटा है ये बहुत स्मॉल है, छोटा सा डेटा है, इसके अंदर कोई आउटलायर नहीं है, कोई बहुत बड़ी वैल्यू नहीं है। अगर वो आउटलायर होता तो आपको एक बहुत बड़ा डिफरेंस नजर आता है। ठीक है, ये हम सेम चीज हमारे डायबिटीज वाले क्या कहते हैं डेटा सेट के ऊपर अप्लाई करके देखते हैं, वहां पर आपको पता चल जाएगा दोनों में फर्क क्या। ओरिजिन के ऊपर नहीं, वो इसका नहीं है ग्राफ, वो ग्रेडियंट डिसेंट का ग्राफ है। जो हाँ वो जो आप ये निकाल रहे हो ना, ये ग्रेडियंट डिसेंट का ग्राफ है। एब्सोल्यूट एरर जो है ना वो एक ही वैल्यू आएगी। ग्राफ तब बनेगा जब आपके पास मल्टीपल वैल्यूज होंगी ना। एब्सोल्यूट एरर तो एक ही वैल्यू देगा, या मीन स्क्वायर एरर भी आपको एक वैल्यू देगा, या रूट मीन स्क्वायर एरर भी आपको एक ही वैल्यू देगा। हमने उसी वैल्यू को खाली कंपेयर करना है, उसका कोई ग्राफ नहीं बनता। जो आप ग्राफ की बात कर रहे हो उसको हम बेसिकली कहते हैं ग्रेडियंट डिसेंट, जहां पर आप जो सेंट्रल पॉइंट जो आप बिल्कुल जो नीचे वाला पॉइंट है वो आपको फाइंड आउट करना होता है कि जितना ज्यादा आप उस ओरिजिन से करीब होगे उतना आपका मॉडल अच्छा परफॉर्म कर रहा है, वो ग्रेडियंट डिसेंट का है। Now as with mean absolute error, we can think of root mean square error as being measured in the y unit. So the above error can be read as an error of 9.9 machine failure on average per observation। मतलब हर observation पर at least 9.9 of root mean square error आ रहा है। ठीक है, आपके पास एक मॉडल इवेल्युएट हो गया, लेकिन यहां पर हमारे पास यहीं पर नहीं स्टॉप हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि मैंने आपको बताया जो आपका मीन एब्सोल्यूट एरर था और रूट मीन स्क्वायर एरर था, दोनों एक ही पर्पस पे काम कर रहे हैं, टू फाइंड द एरर। दोनों का काम क्या है, फाइंड द एरर, दैट्स इट। पर हम एरर फाइंड करके इवेल्युएट नहीं कर सकते ओनली, तो इसीलिए हमारे पास एक और मैट्रिक्स होता है या वैल्यू होती है। उससे पहले हम थोड़ा सा इस पर देख लेते हैं कि मीन एब्सोल्यूट एरर वर्सेस रूट मीन स्क्वायर एरर। कंपेयर
Mean absolute error and root mean square error gives a higher total error and the gap increase as the errors becomes larger, as I already told. जैसे जैसे आपके पास आउटलायर्स आते जाएंगे एरर्स ऐसी बातें बड़े होते जाएंगे. मीन एब्सोल्यूट एरर ये एरर को निगलेक्ट कर देता है लेकिन रूट मीन स्क्वायर एरर आपको वो सारे एरर्स भी शो करवा देगा. ठीक है, फिर देखते हैं it penalizes a few larger error more than a lot of small errors. If you want your model to avoid large errors, use RMSE over mean absolute error. Root mean square error indicates the average error in unit of y, the predicted feature, but penalizes larger errors more severely than mean absolute error. A value of 0 indicates a perfect fit. As I already told you, अगर आपके पास एरर 0 आ रहा है इसका मतलब उससे अच्छा मॉडल हो ही नहीं सकता. पर प्रॉब्लम ये है उतना अच्छा मॉडल बना भी नहीं सकते आप. इट इज इम्पॉसिबल. भले वो आप रियल वर्ल्ड में ये सेम चीज आप देख ले, जैसे कि आप ह्यूमन की बात करें, हम लोग भी तो एक इंटेलिजेंट, आप कह सकते हो ह्यूमन बीइंग इज द इंटेलिजेंट थिंग इनसाइड द वर्ल्ड. दुनिया में इंटेलिजेंस ह्यूमन से ही लिया गया, किसी एनिमल से नहीं लिया गया. अब अगर आप ह्यूमंस की बात करते हो तो हम भी किसी चीज के बारे में एग्जैक्टली जवाब नहीं दे सकते कि भाई इसकी वैल्यू यही हो सकती है. हम कभी प्रेडिक्ट नहीं कर पाएंगे एग्जैक्ट वैल्यू. जब हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते तो मशीन कैसे करेगी. लोवेस्ट 0, बेस्ट फिट 0 नहीं आ सकती ना, तो जितना 0 से करीब हो. हाँ ना, अब कम करने का ही तो है सारा कहानी. एक एरर कम कैसे किया जाए उसी को तो ऊपर सारा आपका ये लीनियर रिग्रेशन रिलाय करता है. वही हम देखेंगे कि कैसे कम हो रहा है. The third one is root square error. Now it measures how well the actual outcomes are replicated by the regression line. It helps you to understand how well the independent variable adjusts with the variance in your model. That means how good is your model for data set. The mathematical representation for R square is, here you can see sum of y hat minus y bar मतलब mean. This is the mean of observed values, actual observed values. ठीक है, and the square divided by predicted value minus mean of actual observed value. ठीक है, हैं? ये प्रिडिक्टेड है ना, ये एक्चुअल है. प्रिडिक्टेड वैल्यू माइनस मीन ऑफ एक्चुअल ऑब्जर्व्ड वैल्यू, एक्चुअल वैल्यू माइनस ऑफ मीन ऑफ एक्चुअल ऑब्जर्व्ड वैल्यू. ठीक है, दिस इज द फॉर्मूला. इफ वी अप्लाई दिस फॉर्मूला ऑन आवर डेटा सेट जो हमने ऊपर पढ़ा था, तो हमारे पास फॉर एग्जाम्पल दिस इज द मीन. सही है, हमें ये देखना है कि जो आपका प्रेडिक्टेड पॉइंट है वो मीन से कितना दूर है. आर स्क्वायर का क्या कर रहा है, मीन से कितना दूर है आपका प्रेडिक्टेड पॉइंट वो आइडेंटिफाई कर रहा है. ठीक है, नाउ हियर यू कैन सी कि हमने वही सेम फॉर्मूला अप्लाई किया. आपने देखा कि वही सेम आपके पास डेटा है. यहाँ पर एरर आपके पास ये सारे आ रहे हैं जो आप लोग देख चुके हो. अगर हम इसको माइनस करते हैं, नाउ हियर यू कैन सी दैट कि हमारे पास y की वैल्यू क्या थी 15. 15 माइनस मीन, मीन आपकी यहां पर क्या निकल रही है, नहीं 8.5 नहीं निकल रही. ये मीन निकाल लो आप, इसकी पता चल जाएगा. 15 प्लस 30 प्लस 40 प्लस 55 प्लस 75 प्लस 90 एंड डिवाइड बाय 7. 7 या 6, 6.
एक्चुअल वैल्यू की मीन निकालना, रेट की नहीं। फिफ्टीन पॉइंट एट 50.8 ना, तो आप 50.8 माइनस तो सॉरी 15, तकरीबन आपके पास 35.8 आ जाएगा, -35.8। इसी तरीके से यहाँ पर -20.8, यहाँ पर -10.8। लेकिन आपने एक चीज नोट नहीं की, ये जो आपके पास मीन लाइन आ रही है, तो आप एक चीज यहाँ पर नोट करें, जो हमारे पास एरर था पॉजिटिव, अब वहीं पर वो हमसे नेगेटिव वैल्यू में चेंज हो रहा है। ठीक है, अब क्योंकि नेगेटिव वैल्यूज आपके पास हैं और इन नेगेटिव वैल्यूज को हमने निगलेक्ट करना है, क्योंकि अगर आप नेगेटिव वैल्यूज यूज करते हो तो आपका कभी भी एरर सही नहीं आएगा, क्योंकि वो माइनस कर देगा तो बहुत छोटा हो जाएगा। इसलिए हम इस पे क्या लगा देंगे, स्क्वायर, ताकि ये जो नेगेटिव वैल्यूज हैं वो पॉजिटिव हो जाए ऑटोमेटिकली। इसी तरीके से अगर आप यहाँ पर निकालते हो रिग्रेशन लाइन जो आपने निकाली थी, विच इज योर R2, या फिर आप कह सकते हो R स्क्वायर। इन दी एंड दिस इज योर वैल्यू where you apply 0.85। now 0.85 मतलब 85% हमारा डेटा वेरिएंस कर रहा है, या फिर आप कह सकते हो रिलेटेड टू द एक्चुअल वैल्यू है। ठीक है, 85% ऑफ आवर डेटा इज बेसिकली रिलेटेड टू आवर एक्चुअल वैल्यू, या व्हिच इज द इनसाइड द वेरिएंस ऑफ द एक्चुअल वैल्यू, उसी वेरिएंस ऑफ द एक्चुअल वैल्यू के अंदर 85% ऑफ आवर डेटा। अब यहाँ पर हमने तीन चीजें देखी, एक एब्सोल्यूट एरर्स फाइंड किया हमने, दूसरा स्क्वायर एरर्स फाइंड किया, द थर्ड वन इज द आर स्क्वायर एरर, जो बेसिकली आपको वेरिएंस बताता है कि आपका डेटा कैसे रिलेट कर रहा है आपके डेटा, तो आपकी प्रेडिक्शन पॉइंट्स कैसे रिलेट कर रहे हैं आपके डेटा के साथ। इज दैट क्लियर? ये तीन चीजें आपने बेसिकली आइडेंटिफाई करनी होती हैं, जिस पे हम बेसिकली हमारी कंप्लीट इवैल्यूएशन ऑफ रिग्रेशन मॉडल यूज करते हैं टू फाइंड दैट विच मॉडल इज बेसिकली वर्किंग वेल ऑन आवर डेटा। लास्ट टाइम हमने मीन एब्सोल्यूट एरर फाइंड करने की कोशिश की थी हमारे डेटा के अंदर। Here you can see the mean absolute error of our tested y on the predicted y is basically 30। अगर आपको आर स्क्वायर एरर फाइंड करना है तो आप यहाँ पर आर स्क्वायर एरर भी फाइंड कर सकते हो, जो आपको ये बताएगा कि कितनी वेरिएंस आ रही है। अब एक चीज याद रखिए, कैसे एवेल्युएट करना है अपने डेटा को, थोड़ा सा यहाँ पर देख लें। आपके अपनी प्रेडिक्शन पॉइंट को कैसे एवेल्युएट करना है, आपने सबसे पहले मीन एब्सोल्यूट एरर निकालना है या फिर मीन स्क्वायर एरर निकालना है। आपने दोनों चीजें आपने निकाल दी, फिर आप निकालोगे आर स्क्वायर एरर। अब जितना ज्यादा आर स्क्वायर एरर की परसेंटेज आ रही है, योर मॉडल इज गुड। जितना कम आपका मीन एब्सोल्यूट एरर आ रहा है, योर मॉडल इज परफॉर्मिंग वेल। अब आप एक मॉडल पे काम कर रहे हो, आप मल्टीपल मॉडल्स पे काम कर रहे हो, यू विल कंपेयर ऑल दीज वैल्यूज ऑफ बोथ दी मॉडल्स, ताकि आप ये फाइंड आउट कर सको कि इन दोनों मॉडल में से सबसे अच्छा मॉडल कौन सा है। दिस इज व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट ओनली रिग्रेशन मॉडल्स। मैं सिर्फ और सिर्फ रिग्रेशन की बात कर रहा हूं, यहां पर क्लासिफिकेशन की बात नहीं हो रही। ठीक है, मैं क्लासिफिकेशन की बात नहीं कर रहा। क्लासिफिकेशन में हम ये एरर्स नहीं फाइंड करते। उसकी वजह ये होती है कि जो आपकी एक्चुअल वैल्यू जो आप लोग निकालते हो वो कैटेगरी होती है, या तो 0 होगी या तो 1 होगी। वहां कैसे एरर देखोगे, या तो वो 0 दे देगा या तो वो 1 दे देगा। अब वहां पर हम एरर तो नहीं फाइंड कर सकते, क्योंकि वहां पर कोई एक्चुअल वैल्यू का डिफरेंस तो आप देख ही नहीं सकते अगर क्लासिफिकेशन की बात हो रही है।
वी आर टॉकिंग अबाउट रिग्रेशन, जहां पर जो आपका प्रिडिक्टेड पॉइंट है वो आपकी एक रियल वैल्यू है, एक एंटिटी है, एक वैल्यू है जो आप बेसिकली प्रिडिक्ट कर रहे हो, जिसका आपके पास एक्चुअल आंसर भी अवेलेबल है। अगर आप यहाँ पर इवेल्युएट करोगे तो आप देखोगे कि भाई अगर एक्चुअल आपकी वैल्यू 50 है, मॉडल आपको 55 दे रहा है, मतलब 5 का एरर आ रहा है यहाँ पर। अब सारे डेटा पॉइंट्स में कितना एरर आ रहा है, तो सबका मीन निकाला, जो मीन आपके पास आया, जिसका कम है वो बेहतर परफॉर्म कर रहा है, जिसकी वेरिएंस ज्यादा है वो बेहतर परफॉर्म कर रहा है। इन दो चीजों के ऊपर हम इवेल्युएट कर रहे हैं अपने मॉडल को। अब थोड़ा सा मैं मैथमेटिक्स की तरफ आ जाता हूं, हमारे रिग्रेशन मॉडल पे। आप लोगों के लिए मैंने रात बड़ा मेहनत की है यार, अपना वो पुराने सारे जर्नल निकाले, मैंने कहा यार देखूं, बच्चों को समझाना तो पड़ेगा ये काम कैसे कर रहा है रिग्रेशन लाइन। हमने जिससे ये मैथमेटिक्स सीखी थी, आप लोगों ने शायद जानते होंगे उनको, सर एंड्रयू, नाम सुना होगा आप, एनजी, नाम सुना होगा आपने, बड़े अच्छा पढ़ाते हैं, ठीक है, लिंक्डइन पे भी है और आपके कोर्सेरा पे भी आपको मिल जाएंगे, तकरीबन इनके काफ़ी सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं। अगर आपको अपनी मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनी मॉडल सीखना है तो आप देख सकते हो, सर हैं अंग्रेजी में वो, ठीक है, मैंने कोशिश की कि मैं वही सेम चीज़ें आपको पढ़ा सकूं, कैसे पढ़ाना है। अब सबसे पहले हम बात करते हैं लीनियर रिग्रेशन की। अच्छा, एक चीज़ याद रखी ना, कुछ चीज़ें हैं जिनको आप लोगों ने लाजमी देखना है। पहले तो हम यहाँ पर देखते हैं, हम लीनियर रिग्रेशन की जब बात कर रहे हैं, पहले तो मैं एक रिग्रेशन लाइन बना देता हूँ ताकि आप लोग समझ पाओ, एक्सप्लेन कर सकूँ मैं आपको कि ये है क्या। और एग्जाम्पल, दिस इज द रिग्रेशन लाइन और यहीं पर आपके पास कुछ डेटा पॉइंट्स हैं। These are basically the actual data points, ठीक है। ये मैं पहले लिख चुका हूँ लेकिन फिर भी लिख रहा हूँ। जिसको आप वाई भी कहते हो, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज़ का थोड़ा सा देख लें ताकि आप लोगों को समझ सकें। थोड़ी सी यहाँ पर मैं टर्मिनोलॉजीज यूज़ कर रहा हूँ जो आप लोग देख सकते हो रिसर्च पेपर्स में, अगर आप देखोगे तो यही टर्मिनोलॉजीज आपको नज़र आ रही होंगी। शायद वहाँ पे आप लोग कंफ्यूज हो जाओ कि ये क्या है, ये किसको कह रहे हैं, किसको डिनोट कर रहे हैं, तो मैं वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर बताने की कोशिश करता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप इस लाइन की बात करते हो, ये जो आपको लाइन नज़र आ रही है जिसको आप रिग्रेशन लाइन भी कहते हो, पर ये इसको हम बेसिकली डिनोट करते हैं हमारी बेस्ट फिट लाइन। ये क्या है? बेस्ट फिट लाइन। हमारा सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट लीनियर रिग्रेशन का यही होता है, टू फाइंड दिस लाइन, ये लाइन फाइंड करनी, बस। रिग्रेशन लीनियर रिग्रेशन का काम क्या है? टू फाइंड द बेस्ट फिट लाइन, सिंपल। अब ये बेस्ट फिट लाइन क्या कैसे फाइंड की जाए? सबसे पहली चीज, या ये बेस्ट फिट लाइन बनती कैसे है, ठीक है। यहीं पर आपने देखा कि इसको हम क्या कह रहे हैं, ये जो आपके पास डेटा पॉइंट्स है ये आपके एक्चुअल वाई के पॉइंट्स हैं, और यहीं पर अगर आप देखते हो तो बिल्कुल इसी के नीचे ये जो वैल्यू है जो आपकी इस रिग्रेशन लाइन के ऊपर आ रही है, दीज आर दी प्रिडिक्टेड वैल्यूज, या फिर आप कह सकते हो इसको वाई है, ठीक है। अब ये कैसे फाइंड किया जाए? सबसे पहली चीज, हाउ टू फाइंड दिस, कैसे फाइंड हो रहा है? हमारा सबसे बड़ा असल काम यही है कि ये देख लो आप, जो डिफरेंस आपको यहाँ पर नजर आ रहा है इसके दरमियान और इसके दरमियान, इसके दरमियान, यहाँ पर, इधर, इधर, और these are basically known as errors।
मीन क्यों निकाल के आएगी भाई? नॉर्मल वैल्यू क्यों है? ये तो प्रिडिक्ट की है ना मॉडल ने। ये तो एक्चुअल डेटा है। तुमने तो दिया है कि सर ये है, तुमने कहा कि सर अहमद है, उसका हाइट जो है ना 25 है, तो ये तो आपने दिए ना, मैंने थोड़ी दिए ना, दिस इज द एक्चुअल वैल्यू लिखा हुआ ना, एक्चुअल वाई वैल्यू या ऑब्जर्व्ड वैल्यूज जो आप बेसिकली निकाल दो, डेटा पॉइंट है। अब असल काम है इस एरर्स को मिनिमाइज करना। What we are going to do to minimize these errors, जितना आप इसको मिनिमाइज करते जाओगे वो आपकी बेस्ट फिट लाइन आ जाएगी। अब एक ऐसा पोजीशन आ जाएगी जहां जिससे अगर आप आगे कैलकुलेट करते हो तो आपके पास फिर एरर बढ़ना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो हमें क्या करना है, इस एरर को बेसिकली मिनिमाइज करना। अब इस एरर को मिनिमाइज करने के लिए आपको सबसे पहले ये प्रेडिक्टेड पॉइंट फाइंड आउट करना पड़ेगा, और प्रेडिक्टेड पॉइंट फाइंड आउट करने का एक फॉर्मूला है जो आप लोगों ने शायद सुना हुआ हो। मैं वो फॉर्मूला यहाँ पर लिख देता हूँ जिसको हम कहते हैं y hat equals to mx plus c। ये फॉर्मूला देखा है कभी? ठीक है, स्लोप एंड इंटरसेप्शन के ऊपर काम किया। जो आप ये m देख रहे हो इसको हम कहते हैं स्लोप, या फिर आप इसको कह सकते हो कोएफिशिएंट, कोएफिशिएंट ऑफ स्लोप। ठीक है, जो आप यहाँ पर c देख रहे हो, इस c को हम कहते हैं इंटरसेप्ट। हाँ, y इंटरसेप्ट ही कह सकते हो, तो मतलब ये इंटरसेप्टिंग पॉइंट है। अब पहले तो हमने देखना ये इंटरसेप्टिंग पॉइंट क्या होता है। इंटरसेप्शन पॉइंट वो होता है जहां पर ये जो आपकी रिग्रेशन लाइन है, अगर आप इस क्या कहते हैं x की वैल्यू अगर 0 हो, अगर x की वैल्यू 0 हो तो ये y पर किस जगह पर आप यहां पर ये इंटरसेप्ट करेगा। ये जो आपकी वैल्यू होगी ये आपका हो जाएगा इंटरसेप्शन पॉइंट। ठीक है, अगर आप इसको इस नोटेशन में लिखना चाहो तब भी ठीक है, लेकिन अगर आप जाते हो आपके रिसर्च पेपर्स के ऊपर तो आपको ये फॉर्मूला नजर नहीं आएगा। इसी की एक और रिप्रेजेंटेशन है जो है हाइपोथेसिस की रिप्रेजेंटेशन, रिप्रेजेंटेशन ऑफ हाइपोथेसिस। अगेन मैंने हाइपोथेसिस क्यों पढ़ाई थी, जो मैंने आपको इतना पूरा 2 हफ्ते हमने हाइपोथेसिस को दिए, उसकी एक वजह थी, क्योंकि ये जो प्रिडिक्टेड वैल्यू है दिस इज द हाइपोथेसिस जो आप बेसिकली यहाँ पर प्रिडिक्ट कर रहे हो। आपको इसी प्रिडिक्टेड पॉइंट को ही तो सही साबित करना है कि जो मैंने वैल्यू आपको प्रोवाइड की है, जो मैंने सोच के दी है या कंप्यूटर ने खुद ब खुद या मशीन ने ऑटोमेटिकली प्रिडिक्ट की है, दिस इज द हाइपोथेसिस। तो इसकी एक रिप्रेजेंटेशन है जिसको हम कहते हैं h of theta equals to theta 0 plus theta 1 x। ठीक है, दिस इज द सेम रिप्रेजेंटेशन। यहां पर थीटा 0 क्या है, इंटरसेप्टिंग पॉइंट, यहां पर थीटा 1 क्या है आपका कोएफिशिएंट या फिर स्लोप। अब स्लोप कैसे फाइंड आउट किया जाता है और कौन सा स्लोप? सबसे पहली चीज कौन सा स्लोप की हम बात कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल स्लोप कैसे फाइंड आउट किया जाएगा, लेट्स सी कि आपके पास ये एक वैल्यू है, ठीक है, और आपकी यहां पर एक डेटा पॉइंट है। ठीक है, मैं इसको रेड नहीं करता हूं ताकि आप लोगों को कंफ्यूजन ना हो। यहां पर एक डेटा पॉइंट है, सही है। अब ये स्लोप किस चीज का है, कौन सा स्लोप, किस स्लोप की हम बात कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आप इसकी बात करते हो तो ये वैल्यू ऐसे है, यार ये मेरा टेढ़ा मेढ़ा तो समझ देना यार, ये नमाज का टाइम कितने बजे नमाज है? हाँ, 5:15 बजे चलते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये इसकी एक्स की वैल्यू होगी, जाहिर सी बात है।
भाई एक्स की वैल्यू क्या होगी, यही होगी ना। और इसी तरीके से अगर हम देखेंगे कि भाई ये आपकी y की वैल्यू आ जाएगी इसकी, ठीक है। ये हो गया एक डेटा पॉइंट। इसके बाद और डेटा पॉइंट में चले जाते हैं। इसके बाद और डेटा पॉइंट कौन सा था, ये। अब ये इसकी हो गई x की वैल्यू, और यहीं पर ये आपकी हो गई y की वैल्यू। अब जो डिफरेंस हमें देखना है वो क्या देखना है, हमें ये फाइंड आउट करना है कि ये जो आपके पास वैल्यू आ रही है, तो ये जो आपके पास डिफरेंस आ रहा है और ये जो आपका स्लोप है, ये स्लोप हमें फाइंड आउट करना है। देख लो स्लोप, ये यहाँ पे स्लोप बन रहा है, इसी स्लोप को फाइंड आउट करना है। अब ये स्लोप क्यों फाइंड आउट कर रहे हैं, हम ये देखना चाहते हैं कि विद द चेंज ऑफ यूनिट x व्हाट इज द चेंज ऑफ यूनिट y। x के एक यूनिट पे चेंजेस होने पर y की कितने यूनिट चेंज हो रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास यहाँ पर वैल्यू 6 है और ये 7 है, अगर 6 इज चेंजिंग 7 और यहाँ पर 50 है और ये 60 है, तो आपने देखा 10 पॉइंट्स चेंज हो रहे हैं। विद द चेंज ऑफ यूनिट x व्हाट इज द चेंज ऑफ यूनिट y, ये हमें फाइंड आउट करना होता है। यही हम फाइंड करते हैं फ्रॉम स्लोप। अब इसका स्लोप का फार्मूला क्या होगा, डेरिवेटिव से आप निकालते हो, सिंपल है, डेरिवेटिव से निकाला जाता है। लेकिन tan थीटा तो कह सकते हो, इसका एक फार्मूला है। बच्चा होशियार है, वेरी गुड। पर अभी नमाज पढ़ के आओ, फिर तुम्हें भी शाबाशी देता हूँ। नहीं नहीं, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, वेरी गुड। थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहूंगा, थोड़ा सा यहाँ पर देख लें। ये जो आपने फॉर्मूला देखा, ये आपको फॉर्मूला दिस इज बेसिकली बेस्ड ऑन टू वेरिएबल्स, वन इंडिपेंडेंट एंड वन डिपेंडेंट वेरिएबल। देखो यार, यहाँ पर देख लो एक दफा, थोड़ा सा यहाँ देख लेना। ये जो आपने फॉर्मूला यहाँ पर आपको नजर आ रहा है, ये आपका बेसिकली सिर्फ और सिर्फ दो वेरिएबल्स के ऊपर काम कर रहा है। क्यों, क्योंकि देखो यहाँ पर मैं जो रिप्रेजेंटेशन दिखा सकता हूँ आपको 2D में दिखा सकता हूँ, 3D में दिखा सकता हूँ, 4D 5D में नहीं दिखा सकता, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक है, दो नहीं है। अगर दो होंगे तो आपका यही सेम हाइपोथेसिस ऑफ थीटा कैसे कन्वर्ट हो जाएगा, मैं वो फॉर्मूला भी आपको यहाँ पर लिख के दिखा देता हूँ, ताकि आप लोग अगर कभी अप्लाई करके देखना चाहो तो यूज कर सकते हो। आपका थीटा 0 तो आपका इंटरसेक्शन पॉइंट हो जाएगा, ठीक है। प्लस अगर फॉर एग्जांपल एक वेरिएबल है तो थीटा 1 x1, प्लस अगर आपके पास दूसरा वेरिएबल है तो थीटा 2 x2, अगर आपके पास तीसरा वेरिएबल भी है तो आपका हो जाएगा थीटा 3 x3, और इसी तरीके से चलते चलते प्लस थीटा n और आपका x n तक आपका फॉर्मूला जा सकता है, ठीक है। तो इट डिपेंड्स कि आपके पास कितने वेरिएबल्स हैं या कितने इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं जिनके ऊपर आप प्रेडिक्शन परफॉर्म कर रहे हो, तो सबका अलग अलग बनेगा। अगर एक थीटा 1 और x1 का ये रिग्रेशन बन रही है तो हो सकता है थीटा 2 और x2 की रिग्रेशन ये बन रही हो, थीटा 3 और x3 की रिग्रेशन ऐसे बन रही हो, तो अलग अलग बनेगी। इन दी एंड हमने ये देखना है सबका मिला के सबसे कम, क्योंकि देखो हमने क्या कहा था, हमें क्या फाइंड आउट करना है, बेस्ट फिट लाइन। और बेस्ट फिट लाइन के फाइंड आउट करने के लिए हम क्या देखेंगे कि मिनिमल एरर कहां पर आ रहा है, सबसे कम एरर, मतलब एक्चुअल वैल्यू और प्रेडिक्टेड वैल्यू के दरमियान सबसे कम डिफरेंस हमें फाइंड आउट करना है, लेकर जाना। अब ये कैसे किया जाएगा, अब फॉर एग्जाम्पल मैं सिंपल यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिख देता हूँ, या आप इसको ये भी कह सकते हो, हम ये भी कह सकते हैं इसको कि भाई जो y है इज बेसिकली अ लीनियर फंक्शन ऑफ x, y है। याद रखो, क्यों, क्योंकि हमने क्या बताया आपको ऊपर कि भाई अगर आप स्लोप फाइंड आउट कर रहे हो तो स्लोप क्यों निकाल रहे हैं कि विद द यूनिट चेंज ऑफ x व्हाट इज द यूनिट चेंज ऑफ
वाई, ये हमें फाइंड आउट करना है कि भाई कितना चेंज आ रहा है सबके दरमियान, दोनों के दरमियान, ठीक है। नाउ फॉर एग्जांपल लेट्स सी, यहाँ पर हमारे पास जो आपका, मैं फॉर्मूला दोबारा लिख देता हूँ और एक एग्जांपल आपको बता देता हूँ। मैं यहाँ पे ये फॉर्मूला दोबारा लिख देता हूँ ताकि हम लोग देख लें। एच थीटा इक्वल्स टू थीटा 0 प्लस थीटा 1 एक्स, ठीक है। अब यहाँ पर एक एग्जांपल मैं क्रिएट कर देता हूँ। फॉर एग्जांपल हमारे पास डेटा है ठीक है। अब लेट्स अज्यूम, हम अज्यूम कर रहे हैं कि जो आपका थीटा 0 है वो आपका फॉर एग्जांपल यहाँ पर है 1.5, और जो आपका थीटा 1 है वो आप लगा लो फॉर एग्जांपल, अज्यूम कर लो कि आपके पास 0 है, ठीक है, अज्यूम कर रहे हैं हम। तो आप मुझे बताएं इंटरसेप्शन पॉइंट कहाँ से स्टार्ट होगा? ये थीटा 0 है, इंटरसेक्शन पॉइंट कहां से स्टार्ट होगा? हाँ, तो वो कौन सा है? 1 पॉइंट, तो मतलब यहां से स्टार्ट होगा, ये आपका स्टार्ट हो जाएगा। रेड कलर में बना देता, ठीक है। और आप या चलो उसको ऐसे ही रख देते हैं फिलहाल, यहां से स्टार्ट होगा। और थीटा 1 क्या? 0। थीटा 1 क्या था? स्लोप, मतलब सेम है, देयर इज नो डिफरेंस हियर। ऐसा ही है, अगर 0 से बात करें, इस फॉर्मूला में हम अप्लाई करके देखते हैं, ठीक है। वॉट एवर द एक्स इज, अगर एक्स 1 है मल्टीप्लाई बाय 0 इक्वल्स टू, एक्स 2 है मल्टीप्लाई बाय 0 इक्वल्स टू, एक्स 3 है तो मल्टीप्लाई बाय 0 इक्वल्स टू 0। तो आपके पास इस तरीके की लाइन बन जाएगी, सिंपल। अगर यहीं पर अगर मैं दूसरा फॉर एग्जांपल यहीं पर सेम जगह पर बना लेता हूं, फिर से वही सेम एग्जांपल बनाते हैं। अब अगर आप इस यहां पर हम थोड़ा सा चेंजेस कर देते हैं। चेंजेस क्या है कि जो आपका थीटा 0 है विच इज इक्वल्स टू 0 एंड जो थीटा 1 है दिस इज इक्वल्स टू 0.5। अब आप मुझे ये बताएं कि हमारा जो इंटरसेक्शन पॉइंट है वो कहां से स्टार्ट होगा? बिल्कुल इस जगह से स्टार्ट होगा, ठीक है। अब इस फॉर्मूला के अंदर अप्लाई करते जाओ वैल्यूज को। मैं यहाँ पर वैल्यूज लिख देता हूँ ताकि समझ में आ जाए। फॉर एग्जाम्पल 1 2 एंड 3, 1 2 एंड 3। अब आप यही फॉर्मूला के अंदर अप्लाई करते जाएं वैल्यूज को। सबसे पहले अगर हम बात कर रहे हैं किसकी, इस फॉर्मूला के अंदर अप्लाई करें, आपके पास फॉर्मूला क्या है? थीटा 0 क्या है? यहाँ पर हमारे पास 0 है, तो 0 को छोड़ दो तो आपके पास सिर्फ बचेगा क्या? थीटा 1 एक्स। ऐसे ही है, तो अगर फॉर एग्जांपल फर्स्ट एक्स क्या है आपका? 1 मल्टीप्लाई बाय 0.5, क्या आंसर आएगा? 0.5। दूसरी वैल्यू क्या आएगी आपके पास? 2 है, 2 मल्टीप्लाई बाय 0.5 इक्वल्स टू 1। इसी तरीके से अगर आप थर्ड वैल्यू क्या आपके पास? 3 मल्टीप्लाई तो ये आपके पास आएगी 1.5। तो आपके पास एक लाइन बन जाएगी तकरीबन इस तरीके से, ऐसे ही है। कैसे? अगर आप देखते हो तो 1 की वैल्यू क्या है? 0.5, तो ये रहा आपका 0.5, तकरीबन यहीं पर होगा। थोड़ा सा और नीचे बनेगी, मतलब अज्यूम कर लें कि ये 0.5 है तो 0.5 यहाँ बनेगी, या अगर आपका 1 है तो ये 1 आपका यहाँ बनेगा, ऐसा ही है। ये आपका नीचे इधर बनेगा, ये थोड़ी सी लाइन ऊपर नीचे हो गई है, उसको आप सोच लीजिए, देख लीजिए।
और ये आपका तकरीबन यही बनेगा। तो इस तरीके की आपके पास एक रिग्रेशन लाइन बन जाएगी। अब आप ये देख सकते हो कि जैसे जैसे हम इन वैल्यूज को चेंज कर रहे हैं आपकी रिग्रेशन लाइन चेंज हो रही। हमने थीटा 1 को 0 किया तो और थीटा 0 को 1.5 रखा, आपके पास एक अलग रिग्रेशन लाइन बन गई। हमने यहाँ पर थीटा 0 को 0 किया और आपके थीटा 1 को 0.5 रखा तो अलग रिग्रेशन लाइन बन गई। तो इन दी हैंड बेसिकली हमने यही स्लोप ही फाइंड आउट करना है ताकि हम इस चीज को चेंज कर सकें। वन बाय वन आप चेंज करते जाओगे, आपके पास अलग अलग रिग्रेशन लाइन आती जाएगी आती जाएगी आती जाएगी। जहां पर आपके पास एरर मिनिमल आ गया वो आपकी बेस्ट फिट लाइन आई। समझ में? क्या समझ में आया? नहीं समझ में आया? मैं समझा, दोबारा बता। आपने ये दो वैल्यूज को ही बैठ के चेंज करना है। इन दोनों वैल्यूज को आपने चेंज करते रहना। फॉर एग्जाम्पल आपने इंटरसेक्शन पॉइंट चेंज किया, आपने स्लोप चेंज किया। जैसे जैसे आप स्लोप चेंज करते जा रहे हो, जैसे जैसे आप इंटरसेक्शन लाइन चेंज करते जा रहे हो, आपकी रिग्रेशन लाइन भी चेंज होती जा रही है। जहां पर आपके पास मिनिमल एरर आ गया वो आपकी बेस्ट फिट लाइन हो जाएगी। सिंपल। अब आपने यहाँ पे देखा कि हमने जब थीटा 0 को 1.5 रखा तो हमारे पास इस तरीके की एक लाइन बन गई, क्योंकि हमारा थीटा 1 क्या था? 0, मतलब देयर वाज नो स्लोप। अगर यहाँ पर हमने देखा कि हमने स्लोप रख दिया 0.5 और आपका थीटा 0 इक्वल टू 0 कर दिया तो आपके पास इस तरीके की एक रिग्रेशन लाइन बन गई। ठीक है, इन दी एंड हम इन्हीं दो वैल्यूज को चेंज करते रहेंगे। फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पर देख रहे हो कि ये 0 था तो हम इसको बेसिकली चेंज कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं और इसको कम कर रहे हैं। आपने ये दोनों चेंजेस करनी है। इन दी एंड जहां पर आपके पास मिनिमल एरर आ रहा है वो आपका क्या हो जाएगा? बेस्ट फिट लाइन। वही हमें फाइंड आउट करना। सिंपल। इसमें अभी भी कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हो। अगर आपको इस थीटा 0 और थीटा 1 में कंफ्यूजन हो रही है तो मैं फिर से यहाँ पे लिख देता हूँ, दिस इज द इंटरसेप्ट एंड दिस इज द स्लोप, या फिर कोएफिशिएंट भी आप कह सकते हो। चेंज करते रहे। ठीक है, आगे चलते। एक्स क्या है? अरे भाई एक्स तो आपकी जो एक्स की वैल्यू है, जो डिपेंडेंट वेरिएबल है, जो डेटा है आपका। एक्चुअल डेटा पे ही प्रिडिक्शन करनी है ना यार, खुद ब खुद थोड़ी डेटा आ जाएगा जो आप दे रहे हो। आप x की वैल्यू दोगे, उसके जरिए आप y की वैल्यू प्रिडिक्ट कर रहे हो ना। तो जो x की वैल्यू आपके पास है वो आपका x है। वन बाय वन आप x चेंज कर, x के ऊपर आपने चेक करना है कि आप अगर ये चेंजेस कर रहे हो तो आपकी रिग्रेशन लाइन कौन सी बन रही है। मिनिमल एरर क्या है? एरर मैंने आपको पहले भी बताया, एरर इज बेसिकली डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल y एंड द प्रेडिक्टेड y। इन दोनों के दरमियान जो एरर है उसको हमने मिनिमाइज करना। जितना कम एरर आपके पास आएगा उतना आपका मॉडल अच्छा परफॉर्म कर रहा होगा। द मिनिमल या बिल्कुल मिनिमम वैल्यू 0 होती है, मैक्सिमम कितनी भी हो सकती है। ठीक है, हम जितना ज्यादा 0 के करीब होंगे उतना आपका मॉडल अच्छा परफॉर्म कर रहा है। ठीक है, 0 नहीं हो सकता क्योंकि जाहिर सी बात है अगर आपके पास 0 आ रहा है इसका मतलब ओवर फिटनेस हो रही है यहाँ, या तो फिर आपका पूरा का पूरा मॉडल जो है वो बिल्कुल ही क्या कहते हैं लीनियरली डिस्ट्रीब्यूटेड हुआ है, बिल्कुल कनेक्टेड है, रिलेटेड है, तो 0 आ जाएगा ऑटोमेटिकली। समझ आ गई? कोई सवाल तो नहीं है इसमें? आई होप नहीं होगा। एग्जैक्टली आपने ये दो वैल्यूज अगर आप चेंज करोगे तो देखो स्लोप चेंज हो रहा है ना आपका। ये दो वैल्यूज अगर आप चेंज कर रहे हो तो देखो चेंज हो रहा है। आपने यहाँ पर थीटा 1 को 1 और थीटा 0 को 1.5 रखा और थीटा 1 को 0 कर दिया तो इस तरीके से आपके पास एक रिग्रेशन लाइन बन गई। अब फॉर एग्जांपल आपकी वैल्यूज जो थी, आपने कहा ये हमारे पास x है और मतलब जो 1 है, 1 की वैल्यू ये है, 2 की वैल्यू ये है और 3 की वैल्यू ये है। ठीक है, अब आप देख रहे हो यहाँ पर डिफरेंस कितना है?
मतलब काफी डिफरेंस है यहाँ पर। अब यही सेम चीज आप यहाँ पर देख लो, एक्चुअल पॉइंट आपका यहाँ था एक, दूसरा आपका यहाँ था और तीसरा आपका यहाँ था। अब आप डिफरेंस देख सकते हो, डिफरेंस आपका कम हो गया, 0.5 का हो गया। यहीं पर अगर मैं यहाँ पे वैल्यू चेंज कर देता, आपकी अगर थीटा 1 की वैल्यू में 1 कर देता और थीटा 0 की वैल्यू 0 ही रखते, ठीक है, तो अब आपके पास कैसे बनती, अब आपके पास जो रिग्रेशन पॉइंट बनता वो इस तरीके से बनता, रिग्रेशन लाइन बनती, दिस इज योर बेस्ट फिट, क्योंकि यहां पर जो हमारे पास एरर आ रहा है वो 0 एरर आ रहा है। दिस इज योर बेस्ट फिट लाइन। चेंज करना है, चेंज करते रहना, चेंज करते रहना, चेंज करते रहना। अब आपके पास एक्चुअल वैल्यूज ये थी, 1 की वैल्यू 1 थी, 2 की वैल्यू 2 थी और 3 की y की वैल्यू 3 थी। अब इसी के ऊपर जब मैंने यहाँ पर थीटा 1 की वैल्यू 1 कर दी और थीटा 0 की वैल्यू 0 कर दी, तो अब जो आपके पास रिग्रेशन लाइन बन रही है, जो ऑरेंज लाइन आपको दिख रही है, यहाँ पर आप देखो कोई एरर ही नहीं है, एरर नहीं है। दिस इज योर बेस्ट फिट लाइन, क्योंकि यहाँ पर एरर 0 आ गया। तो यही तो कह रहा हूं, जहां पर एरर सबसे कम है। एरर क्या है, जितना क्लोज होगा उतना डिफरेंस कम होगा ना। यहां पर आपने देखा कि बिल्कुल उसी को क्रॉस कर रहा है, दैट मीन्स यहां पर ये बिल्कुल क्या कर रहा है, ओवरलैप कर रहा है, पॉइंट्स को ओवरलैप कर रहा है, मतलब डिफरेंस 0, डिफरेंस 0, तो वो आपका बेस्ट फिट लाइन। जितना एरर कम होता जाएगा आपका बेस्ट फिट लाइन आएगी। अच्छा, ये हमेशा एक चीज याद रखें, ऐसा नहीं है कि आप सर चेंज करोगे तो हम उसके करीब ही जा रहे होंगे, नहीं, आप उससे दूर भी जा सकते हो। चेंज करना है, अब वो माइनस में लो, पॉजिटिव में लो, जैसे भी लेना है, ठीक है, वो चेंज करना है। अब फॉर एग्जांपल आप चेंज करते गए करते गए करते गए, आपको बेस्ट फिट लाइन मिली, आपने और चेंज करते गए करते गए करते गए, आप और दूर चले जाओगे, तो वैल्यू चेंज हो रही है, ठीक है। तो हमें सिर्फ ये करना है, कुछ भी नहीं है, इस वैल्यू को चेंज करना। नॉर्मली हम क्या करते हैं, जो आपका थीटा 0 है उसको हम 0 डिनोट करके फिर यहाँ पर थीटा 1 की वैल्यू चेंज करते रहते हैं, ताकि हमें देखेंगे कहाँ पर बेस्ट फिट लाइन मिल रही है। अगर फॉर एग्जांपल इसमें मिल जाती है, ठीक है, नहीं मिलती तो फिर हम थीटा 0 को भी चेंज करते जाते हैं। फिर उसमें हमें देखना होता है कि कहाँ पर आपके पास सबसे कम एरर आ रहा है। जैसे ही आपका एरर सबसे कम आ जाएगा, आपने उसको फाइंड, ठीक है। अब ये चीज कैसे पता चले कि हमारा एरर सबसे कम है, कैसे आइडेंटिफाई करें, स्लोप कैसे पता चलेगा, कैसे निकाला जाए, जिस उसको निकालने के लिए हम यूज करते हैं टू फाइंड थीटा 1 कि कौन सा थीटा 1 हमारे पास बेस्ट फिट लाइन आएगा। मैं लिख देता हूं यहां पर, वी कैन यूज कॉस्ट फंक्शन, नाम सुना होगा आपने, अगर कोई थोड़ा बहुत घर पे पढ़ता है तो। कॉस्ट फंक्शन का नाम सुना है। दिस कॉस्ट फंक्शन इज बेसिकली यूज्ड टू आइडेंटिफाई द वैल्यू ऑफ थीटा 1। थीटा 1 मतलब आपके कोफिशिएंट ऑफ स्लोप को फाइंड आउट करने के लिए आप कॉस्ट फंक्शन यूटिलाइज करते हो। अब कॉस्ट फंक्शन कैसे होता है, कॉस्ट फंक्शन को हम नॉर्मली जे से डिनोट करते हैं, ठीक है, जे ऑफ थीटा 0 एंड थीटा 1, ये हमें फाइंड आउट करना है। इसकी वैल्यू क्या है, ये कैसे फाइंड आउट होगा, इसका हमारे पास एक यू कैन से के क्या कहते हैं फॉर्मूला है, जिसमें हम लिखते हैं एच ऑफ थीटा एक्स माइनस वाई। अब एक चीज याद रखें, ये x क्या है, जो आपका एक्स आई समझ लो, आप जो भी x आएगा वो आप चेंज करते जाओगे, उसका आपने बेसिकली डिफरेंस निकालना होता है। ये फॉर्मूला आपने ऊपर पढ़ा होगा, एच ऑफ थीटा, कहाँ गया एच ऑफ थीटा, ये ना एच ऑफ थीटा एक्स, ये आपका एच ऑफ थीटा एक्स है, ठीक है। यही सेम फॉर्मूला आपने अप्लाई करना है, ये सेम फॉर्मूला, ठीक है। ये ऑन द बेसिस ऑफ आई एंड दिस इज द वाई ऑफ
आए। अच्छा आप एक चीज नोट करें, फॉर एग्जाम्पल आपका जो डिफरेंस है यहाँ पर, दिस इज द डिफरेंस, ये जो आपका डिफरेंस है या फिर आपकी प्रेडिक्टेड पॉइंट है, ये अगर कम है और आपके एक्चुअल वैल्यू ज्यादा है तो वैल्यू आपकी नेगेटिव में चली जाएगी, और नेगेटिव में जाएगी तो अगेन वो आपको सही रिजल्ट नहीं देगा क्योंकि वो तो स्मॉल हो जाएगा ऑटोमेटिकली। तो हम क्या करेंगे, इसको स्क्वायर कर देंगे, सिंपल। ठीक है, अब हर x और हर y की वैल्यू निकालनी है। दिस इज द सम ऑफ ऑल, I starts from 1 and till m. m क्या है? m is nothing but the number of observations, that's it। आप n से डिनोट करना चाहो n से कर सकते हो, पर मैथमेटिकली हम इसको m लिखते हैं। ठीक है, आप चाहो तो n से डिनोट करो, कोई मसला नहीं, but this is the number of observations। और यहाँ पर हम इसको मीन निकालने के लिए हम क्या करते हैं, 1/m। बट क्योंकि आपको पता है ये क्या है, स्क्वायर हमने लगाया है, एक डेरिवेटिव्स का एक तरीका है, अगर हम डेरिवेटिव निकालते हैं, डेरिवेटिव अगर हम निकाल रहे हैं भाई, फॉर एग्जांपल आप कह रहे हो भाई डेरिवेटिव ऑफ नहीं वो तो सही है, डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर अगर आप निकालते हो, फॉर एग्जांपल एक्स स्क्वायर का अगर आप डेरिवेटिव निकालते हो तो आपको पता है उसकी वैल्यू क्या आएगी, 2x पावर 2 माइनस 1 which is again equals to 2x। ठीक है, अगर मैं इसका डेरिवेटिव निकालूंगा तो ऑटोमेटिकली ये 2 नीचे आ जाएगा, तो फिर मुझे उस 2 को कैंसिल भी तो करना है क्योंकि ये तो मैंने अपनी तरफ से दिया है, तो मैं यहां पर क्या लिख देता हूं, 2m। जब ये नीचे आ जाएगा ऑटोमेटिकली 2 यहां से भी कट जाएगा, वहां से भी कट हो जाएगा, सिंपल मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट है ये, इसीलिए हमने यहाँ पर 2m लगा दिया। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ कॉस्ट फंक्शन, इसको आप कॉस्ट फंक्शन कहते हो, और इन द एंड हमें इसी को ही कम करना होता है, एरर भी कह सकते हो। दिस इज दी, इसी को ही इन द एंड हमें कम करना, जितना ये कम होता जाएगा, जितना ज्यादा कम होगा जीरो के, और जो बेस्ट है वो जीरो है बिल्कुल, जितना जीरो से करीब होगा उतना आपके पास आपका मॉडल अच्छा परफॉर्म कर रहा है। इन द एंड इसी वैल्यू को हमें डिक्रीज करना है, कम करते जाना, सिंपल। अब एक एग्जांपल मैं यहाँ पर आपके पास लिख देता हूँ, उससे पहले मैं ये भी लिख देता हूँ कि हमें करना क्या है। लेट क्यों आए हो आज? शहर गया हुए थे? हम कहाँ गांव में बैठे हुए हैं? इसको लिख लेना, हमारा असल काम ही यही है फॉर द लीनियर रिग्रेशन। क्या काम है? वी नीड टू मिनिमाइज थीटा 0 या फिर थीटा 1 यूजिंग कॉस्ट फंक्शन, ताकि हमारे पास एरर मिनिमाइज होता जाए। ये याद रख लेना, इसी को हमने परफॉर्म करना है। अब इसको हमने अगर फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर एक एग्जांपल बना लेता हूँ, जैसे कि एक एग्जांपल मैं आपको यहाँ पे बना के दिखा देता हूँ, फिर उसके ऊपर आप कैलकुलेशन परफॉर्म कीजिएगा और फिर मुझे बताते जाएं कि क्या वैल्यूज आती हैं। अबे क्लिक क्यों हो जाता है ये? फॉर एग्जांपल अब मैं यहाँ पे कुछ डेटा पॉइंट्स बना रहा हूँ, जैसे कि 1 1 सिंपल डेटा पॉइंट्स मैंने बना दिए, दिस इज द एक्स एंड दिस इज दी
वाई, अज्यूम दिस इज एक्स, दिस इज वाई, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, ठीक है, वाई थीटा पॉइंट्स हम यहाँ पे बना लेते हैं। यह आपका हो गया 1, यह आपका हो गया 2 और यह आपका हो गया इसी तरीके से 1 2 और 3 एंड दिस इज 0, ठीक है, दोनों के लिए, x के भी 0 है और y के लिए भी 0। अब अज्यूम कि आपका जो थीटा 0 है विच इज ऑलवेज 0, मतलब इंटरसेक्शन पॉइंट क्या है हमारा 0, तो स्टार्ट कहां से होगा, बिल्कुल कॉर्नर से आपका स्टार्ट हो जाएगा, सेंटर पॉइंट से, 0 पॉइंट से आपका इंटरसेक्शन पॉइंट स्टार्ट होगा। हमने सिर्फ और सिर्फ थीटा 1 की वैल्यू चेंज करनी। अगर हम देखें जो आपका फॉर्मूला है वो क्या था, h ऑफ थीटा x इक्वल्स टू थीटा 0 प्लस थीटा 1 x। थीटा 0 आपका ऑलवेज 0 है, तो आपका ये h ऑफ थीटा x क्या बन जाएगा, ऐसे ही है, क्योंकि 0 है ना, इसको तो वैसे ही आप कट कर दोगे, 0 के साथ आप कुछ भी प्लस करो सेम वैल्यू आने वाली है, सही। अब इन चीज़ों को अप्लाई करते जाएं, ठीक है, हम चेंजेस कर रहे हैं। चेंजेस क्या कि जो यहाँ पर हम कह रहे हैं कि भाई थीटा 1 जो है वो होगा 1, इस फॉर्मूला में अप्लाई करते जाओ। थीटा 1 क्या है 1, x पहला x क्या है मल्टीप्लाई बाय 1 विच इज इक्वल टू, दूसरी वैल्यू के लिए 1 मल्टीप्लाई बाय 2 इक्वल टू, तीसरी वैल्यू के लिए 1 मल्टीप्लाई बाय 3 विच इज इक्वल टू 3। तो आपके पास ये सारे प्रेडिक्टेड पॉइंट्स आ गए, 1 2 3। इस हिसाब से आपके पास पहला प्रेडिक्टेड पॉइंट इसका कहां पर आएगा, दूसरा आपका प्रेडिक्टेड पॉइंट यहां पर आ जाएगा, तीसरा प्रेडिक्टेड पॉइंट आपका इस जगह आ जाएगा। तो आपकी जो रिग्रेशन लाइन बनेगी फ्रॉम 0 दिस इज योर रिग्रेशन लाइन। अब एक और एग्जांपल परफॉर्म करते हैं। फॉर एग्जांपल थीटा 0 हमने 0 ही रखना है, ये याद रखिएगा। थ्री जी वैल्यू चेंज होती जाएगी ना, वैल्यू चेंज होगी तो चेंज होगी, जाहिर सी बात है। हाँ बाबा चेंज होगी तो चेंज होगी, जाहिर सी बात है, क्योंकि देखें मैं यहाँ पर सिर्फ एग्जाम्पल ले रहा हूँ, आप जो मर्जी एग्जाम्पल, अब सारे थोड़ी मैं यहाँ करके दिखाऊंगा, एक एग्जाम्पल समझा रहा हूँ कैसे चेंज हो। व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन कॉस फंक्शन एंड दी थीटा 1, थीटा 1 और कॉस फंक्शन के बीच में रिलेशनशिप क्या है, ये मैं दिखाना चाह रहा हूँ बस। थीटा 1 और कॉस फंक्शन के बीच में रिलेशनशिप क्या है। फॉर एग्जाम्पल दिस इज द रिलेशनशिप मैं यहाँ पे बना रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। फॉर एग्जाम्पल दिस इज j ऑफ थीटा 1 विच इज कॉस फंक्शन, दिस इज थीटा 1। मैं एक स्मॉल डेटा पॉइंट बना लेता हूँ, 0.5 1 1.5 2 2.5, ये ऐसी वैल्यू मैंने लिख दी हैं, 1 2 3 4 एंड 5। सिंपल, मैं रिलेशनशिप दिखाना चाह रहा हूँ आपको बस। तो ये हटेगा कैसे, अब यहां पर आप एक चीज नोट करें, ये आपके पास वैल्यू आ गई, ये वैल्यू आपके पास नजर आ रही है। पहले हम इसको देख लेते हैं,
आपने देखा कि जब हमने थीटा 1 की वैल्यू 1 रखी तो आपके पास प्रेडिक्टेड पॉइंट्स आ गए। इसका कॉस फंक्शन निकालो। कॉस फंक्शन का फॉर्मूला क्या था? सम ऑफ ऑल एच थीटा 1 माइनस, मतलब एच थीटा एक्स माइनस वाई आई। दिस इज द प्रेडिक्टेड पॉइंट एंड दिस इज द एक्चुअल पॉइंट होल स्क्वायर। अगर मैं इसको यहां पर कैलकुलेट करने की कोशिश करता हूं, फॉर एग्जाम्पल मैं लिखता हूं जे ऑफ थीटा 1 विच इज इक्वल टू 1/2 m क्या है? आपका फर्स्ट वैल्यू, फर्स्ट प्रेडिक्टेड पॉइंट क्या था आपका? प्रेडिक्टेड पॉइंट क्या है? एक्चुअल वाई क्या है? ओ सॉरी, प्लस नहीं आएगा। एक्चुअल वाई क्या है आपका? होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू अगेन 0 प्लस, तो ये भी 0 होगा, ये भी आपका, तो ये आपका हो जाएगा 1/6 मल्टीप्लाई बाय 0 विच इज अगेन इक्वल टू 0। ऐसे ही है। अब हमने एक चीज नोट की कि अगर हमारा थीटा 1 है तो हमारा कॉस फंक्शन क्या आ रहा है? तो आपका, अगर इसको यहां पर देखता हूं तो थीटा 1 क्या है? ये 1, तो आपका कॉस फंक्शन क्या आ रहा है? 0। तो 0 किस जगह पर है? वाई का इस पोजीशन पर है, और ये 1 है, तो आपका फर्स्ट पॉइंट कहां बनेगा? इस जगह पे बनेगा। दूसरों का जवाब नहीं आ रहा, मुझे एक ही जवाब आ रहा है, यस सर। भाई अगर थीटा 1 आप देखो, ये थीटा 1 की वैल्यू है, ये कॉस फंक्शन की वैल्यू है। थीटा 1 की वैल्यू 1 है, कॉस फंक्शन क्या निकला? 0। तो पॉइंट आपका यहां बनेगा थीटा 1 एक्स, आपका ये 1 आ रहा है यहाँ पर, 0 क्या है? 0 भी इधर ही है, तो उसके हिसाब से यहाँ पे बन रहा है फर्स्ट पॉइंट। ऐसे ही है। अब थोड़ी सी वैल्यू चेंज करते हैं, यहाँ हम कहते हैं इसको कि भाई जो हमारा सॉरी थीटा 1 है, इसकी वैल्यू अब हम रख लेते हैं फॉर एग्जाम्पल 0.5। ठीक है, अब इसी फॉर्मूला में पुट करो, इस फॉर्मूला में, तो एच ऑफ थीटा एक्स इक्वल्स टू थीटा 1 एक्स, क्योंकि थीटा 0 आपका 0 ही था। ठीक है, थीटा 1 क्या है? 0.5 मल्टीप्लाई बाय 1 विच इज इक्वल टू 0.5। दूसरे की वैल्यू क्या होगी? तीसरे की वैल्यू क्या होगी? 1.5। तो इस हिसाब से फर्स्ट वैल्यू आपकी, फर्स्ट आपके पास कहां बनेगा? पॉइंट इस जगह पे बनेगा। इसका वैल्यू कहां बनेगा? और यहां पर तो देखा जाए तो आपके पास जो रिग्रेशन लाइन बनेगी वो कहां बनेगी? ऐसे। अब इसका कॉस फंक्शन निकालो। कॉस फंक्शन के फॉर्मूला में फिर अप्लाई करके देखते हैं। जे ऑफ थीटा 1 इक्वल्स टू 1/6, मैं वैसे डायरेक्टली लिख रहा हूं ताकि आपको, क्योंकि आपने देखा 2m मतलब m आपका वही 3 है, यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई बाय 3 6, 0.5 माइनस एक्चुअल वैल्यू क्या थी? 1 पावर स्क्वायर प्लस दोबारा, तो ये क्या है? सॉरी 1 आएगा ना, 1 माइनस सेकेंड वैल्यू क्या है y की? 2 है ना, पावर 1.5 माइनस 3 पावर, इसकी अगर आप वैल्यू निकालते हो तो आपके पास आ जाएगा 1/6 मल्टीप्लाई बाय 3.5 विच इज अगेन इक्वल्स टू, या फिर अप्रोक्सीमेटली आपके पास 0.58 वैल्यू आनी चाहिए। आप भले कैलकुलेट करके देख सकते हैं, मैं कैलकुलेशन पहले करके आया हूं ताकि मुझे प्रॉब्लम ना हो।
क्या करें भाई, ये मैथमेटिक्स करनी पड़ती है पहले से ही। अब अगर इसके हिसाब से देखा जाए कि अगर हमारा 0.5 है क्या थीटा 1, तो हमारा कॉस्ट फंक्शन क्या आ रहा है 0.5 है, तकरीबन तकरीबन इस जगह पर आ जाएगा ये। अब एक और एग्जाम्पल करके देखते हैं, एक और एग्जाम्पल। वही सेम डेटा पॉइंट है आपका, हम सिर्फ थीटा 1 की वैल्यू चेंज कर रहे हैं। अब की बार हम कहते हैं कि भाई जो आपका थीटा 1 है वो भी 0 है। क्या है 0। अब आपको पता था आपका थीटा 0 भी क्या था 0, तो आपका एच ऑफ थीटा इज ऑल क्या था हमारे पास थीटा 1 मल्टीप्लाई बाय एक्स। आपको पता है 0 जिससे भी मल्टीप्लाई करो वैल्यू 0 ही आएगी। तो आपके पास यहां पर जो इंटरसेप्शन अपना क्या कहते हैं प्रेडिक्टेड पॉइंट बनेगा वो क्या बनेगा, इस तरीके से लाइन बनेगी, सबका 0 है ना। तो अगर आप इसका कॉस्ट फंक्शन निकालो अब, तो कॉस्ट फंक्शन क्या आएगा 0 नहीं आएगा। क्यों आएगा भाई 0, 0 मल्टीप्लाई उसमें हुआ है नीचे तो नहीं। कॉस्ट फंक्शन का आप निकालो जे ऑफ थीटा 1 इक्वल्स टू 1/6 मल्टीप्लाई बाय 0 माइनस 1 स्क्वायर प्लस 0 माइनस 2 स्क्वायर प्लस 0 माइनस 3 स्क्वायर, ऐसा ही है। अगर हम इसकी वैल्यू निकालते हैं तो ये तकरीबन आपके पास हो जाएगा 14/6 विच इज अगेन इक्वल्स टू या फिर अप्रॉक्सीमेटली आपके पास 2.3 की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अब इसको जरा वहां पे प्लॉट करके देखते हैं। अगर हमारा 0 है, ये थीटा 1 क्या था 0, तो आपका कॉस्ट फंक्शन क्या आ रहा था 2.3, तो तकरीबन यहां पर आएगा। इस तरीके से जब आप थीटा 1 चेंज करते जाओगे तो अलग अलग डेटा पॉइंट्स आपके पास बनते जाएंगे। यहाँ पे भी आ सकता है, इधर 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 भी आ सकता है, यहाँ पर भी आ सकता है। ठीक है, अब आप एक चीज देखो, अगर आप इन डेटा पॉइंट्स को ज्वाइन करते हो दिस इज नॉन एज ग्रेडियंट डिसेंट। तो क्या कहेंगे हम, एक सवाल था ना सर ग्रेडियंट डिसेंट क्या होता है कैसे काम करता है। दिस इज द ग्रेडियंट डिसेंट, ये आपको नजर आ रहा है, ये जो आपके पास इमेज बन रही है यू जो आपके पास बन रहा है इसको हम कहते हैं ग्रेडियंट डिसेंट। ग्रेडियंट डिसेंट या फिर आप इसको ऑप्टिमाइजर भी कह सकते हो। तो मैंने कहा था मैं ऑप्टिमाइजिंग एल्गोरिथम्स पे काम कर रहा हूं, दिस इज आल्सो द ऑप्टिमाइजर। और ये जो आप पॉइंट देख रहे हो ये पॉइंट बिल्कुल सेंटर पॉइंट, इसको हम कहते हैं ग्लोबल मिनिमा। लीनियर रिग्रेशन का असल काम ही यही है कि आपको कॉस्ट फंक्शन बिल्कुल ग्लोबल मिनिमा पे लेके जाना है। अब वो कैसे लेके जाते हो, कैसे आप चेंज कर रहे हो थीटा 1 को, जैसे जैसे हम चेंज करते गए हमारे पास अलग अलग वैल्यूज आ रही हैं। थीटा 1 को चेंज कर रहे हैं अलग कॉस्ट फंक्शन बन रहा है, थीटा 1 को चेंज कर रहे हैं अलग कॉस्ट फंक्शन बन रहा है। आपने देखा कि जब हमारा जो थीटा 1 था वो 1 था तो हमारे पास ग्लोबल मिनिमा आया था, जैसे मैंने उसको कम किया तो यहाँ चला गया, और कम किया यहाँ चला गया, अगर मैं बढ़ाता तो यहाँ चला जाता, और बढ़ाता तो मैं और आगे चला जाता। तो बेसिकली यहाँ पर वैल्यूज चेंज हो रही थी।
हमारा काम ये थीटा 1 को चेंज करना है, ऐसे चेंज करना है कि हम बिल्कुल हमारे ग्लोबल मिनिमा के पास पहुंच जाए। जब आप ग्लोबल मिनिमा पे जितना करीब होगे उतना आपका मॉडल अच्छा परफॉर्म कर रहा है। ठीक है, समझ आ गई? ये रिग्रेशन लाइन नहीं है भाई, किसने बोला ये रिग्रेशन लाइन है? दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन कॉस्ट फंक्शन एंड थीटा 1। रिग्रेशन लाइन तो वो रही, रिग्रेशन लाइन तो वहां बनाई ना हमने, यहां थोड़ी बनाई। दिस इज द ग्रेडियंट डिसेंट। ये क्या है आपका ग्रेडियंट डिसेंट? स्लोप की वैल्यू आपने कोफिशिएंट ऐसा फाइंड निकालना है जहां पर आप जितना ज्यादा ग्लोबल मिनिमा के पास करीब चले जाओ। कॉस्ट फंक्शन आपने रिड्यूस करना है, रिड्यूस करना है, रिड्यूस करना है, इतना रिड्यूस करना है कि आप ग्लोबल मिनिमा तक पहुंच जाओ। अब ये कैसे बार बार रिड्यूस करें? आपने कहा सर हाँ ठीक है सर, आपने कहा चेंज करो। सर इतना टाइम किसके पास है कि हम बार बार हर पॉइंट चेंज कर करके चेक करेंगे कि कौन सा हमारा ग्लोबल मिनिमा आ रहा है? क्या हमें खुद से चेंज करना पड़ेगा? नहीं। यही तो सारा कमाल है ग्रेडियंट डिसेंट का। क्या आपको यहां पर यूज सम फॉर्मूलाज आर देयर जो आपने यूटिलाइज करके इसको खुद ब खुद रिड्यूस करते जाना है। अब वो कैसे है? फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर एक और एग्जाम्पल वो क्या कहते हैं इमेज बना देता हूँ इसी की, ग्रेडियंट डिसेंट की, ताकि आप लोगों को इजीली समझ में आ जाए ग्रेडियंट डिसेंट किसको कहते हैं। दिस इज दी ग्रेडियंट डिसेंट। और आपका ग्लोबल मिनिमा क्या होगा? इसको हम क्या कहते हैं? ग्लोबल मिनिमा। अब इसको कम करने के लिए एक चीज का याद रखें। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ये अलग अलग वैल्यूज आ रही हैं आपकी कॉस्ट फंक्शन की। अलग अलग कॉस्ट फंक्शन की वैल्यूज आ रही हैं। जब आप थीटा 1 चेंज कर रहे हो अलग अलग वैल्यूज आपके पास यहाँ पर बन रही हैं। हमें ये कैसे फाइंड आउट करना है, कैसे कि भाई हम ग्लोबल मिनिमा के पास जा भी रहे हैं कि क्या? तो हम फाइंड आउट करते हैं स्लोप हियर। ये स्लोप हमें फाइंड आउट करना होता है। इस स्लोप को फाइंड आउट करने के लिए आप अप्लाई करते हो डेरिवेटिव। आगे समझ में? यहां पर हम डेरिवेटिव फाइंड करते हैं जो आप मुझे दिखा रहे हैं। एरर फंक्शन का लेंगे हम, उसी को आप कहते हो द स्लोप। अब ये स्लोप दो किस्म के होते हैं, या तो पॉजिटिव स्लोप होगा या तो नेगेटिव स्लोप होगा। पॉजिटिव स्लोप कैसे? आपने देखा अगर आपका थीटा 1 की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, इंक्रीज हो रही है ना, बढ़ रही है। अगर यहाँ पर थीटा 1 की वैल्यू इंक्रीज हो रही है तो आप देख रहे हो यहाँ पर स्लोप भी बढ़ रहा है, जो आपका कॉस्ट फंक्शन है वो भी इंक्रीज हो रहा है। तो इसका मतलब दिस इज दी पॉजिटिव स्लोप। आप यहां से देखते हो कि यहां पर आपकी जो थीटा 1 की वैल्यू है वो डिक्रीज हो रही है, जैसे जैसे डिक्रीज हो रही है, लेकिन ये आपका इंक्रीज, जैसे अच्छा सॉरी इसको आप डिक्रीज नहीं करो, इसको आप इंक्रीज में ही देखो। यहां से आप देखो थीटा 1 की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, जैसे जैसे मैं इंक्रीज हो रहा हूं तो यहां पर वैल्यू कम हो रही है कॉस्ट फंक्शन की। दिस इज दी नेगेटिव स्लोप। अब इससे आगे हम कल पढ़ेंगे, वरना आप लोग यहीं पर बेहोश हो जाओगे। कॉस्ट फंक्शन पे बना है। हाँ कॉस्ट फंक्शन ऐसे ही बनता है। कॉस्ट फंक्शन को आप देखो, कॉस्ट फंक्शन तो ये एक पॉइंट है, आपने एक वैल्यू दी थीटा 1 की तो ये कॉस्ट फंक्शन निकल गया। लेकिन जैसे जैसे हम चेंज कर रहे हैं ना,
इसको हम कहते हैं ग्रेडियंट डिसेंट, कि आप चेंज करते जाओ जब तक ग्लोबल मिनिमा तक नहीं पहुंच रहे। जैसे ही ग्लोबल मिनिमा में पहुंच गए हम, आप वहीं पे स्टॉप कर दो अपनी चेंजिंग। θ1 चेंज करते रहेंगे बस। कोई कॉस्ट फंक्शन खुद ही अप्लाई होगा ना, जब आपका θ1 चेंज तो कॉस्ट फंक्शन की वैल्यू भी चेंज। चेंज आपको एक ही चीज करनी है, बार बार मैंने यहां पर आपको बताया, यू नीड टू चेंज द कॉस्ट फंक्शन। और देखो मेरे को ही घुमा दिया, यू नीड टू चेंज दी θ1 और θ0 इंटरसेप्टिंग पॉइंट एंड दी कोफिशिएंट ऑफ फ्लो। इन दोनों चीजों को आपने चेंज करना है, खुद ब खुद कॉस्ट फंक्शन चेंज होता जाएगा। जैसे जैसे चेंज होता जाएगा, जितना ग्लोबल मिनिमा के करीब आता जाएगा उतना आपका मॉडल अच्छा परफॉर्म करने लग जाएगा, जितना दूर जाता जाएगा उतना आपका मॉडल सही परफॉर्म नहीं कर। दैट्स इट। अब आप नमाज का टाइम हो गया, नमाज की